प्रेगनेंसी को कैसे प्लान कर सकते हैं? 3 to 4 डेज होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं तो उनके कंसीव करने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। बेबी प्लान नहीं करना चाहते तो उनको क्या करना चाहिए? मेडिसिन है जो कि प्लान करके बनाई गई है, जो कपल को रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दी जाती है। वर्स्ट केस हो अबॉर्शन का, शॉपिंग बैग के अंदर अपनी इंटेस्टाइन्स लेकर ओह भी आया है। माय मतलब बहुत गॉड। डेंजरस हो सकता है। औलाद हो ही नहीं रही तो उसकी मेल और फीमेल में क्या क्या रीजन हो सकती है? 35 के बाद ये होता है कि आपकी जो एक्स की क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में या साइकोसिस में किस तरह पता चल साइकोसिस सकता के पेशेंट को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं। है? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर औरत की जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है और वो तब होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम प्रेगनेंसी के हर पहलू पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि प्री प्रेगनेंसी सेफ्टी मेजर्स क्या हैं और इस टेन्योर में मेडिकल एडवाइस कितनी जरूरी होती है, इनफर्टिलिटी की मेजर रीजंस क्या हैं। तो ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा जकी मौजूद हैं। तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। जो न्यूली वेड्स कपल है वो नेचुरली प्रेगनेंसी को कैसे प्लान कर सकते हैं? चूँकि अब ये चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो गई है। तो लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि कौन से नेचुरल मेथड्स हैं जिनसे वो कंसीव करना चाहते हैं। दूसरा, प्रेशर भी बहुत होता है न्यूली वेड के ऊपर प्रेगनेंसी का। और तीसरा, वो यानी सप्लीमेंट्स के बारे में भी जानना चाह रहे हो, एट द सेम टाइम नेचुरल कंसेप्शन। तो ये लोग आते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, जो कि एक अच्छी बात है, और वो टेस्ट भी जानना चाह रहे होते हैं। तो जनरली जो टेस्ट हम उनको रिकमेंड करते हैं, एक तो फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि एटलीस्ट अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लें, क्योंकि एनीमिया हमारा बहुत बड़ा इशू है। और इवन अच्छी फैमिलीज़ में, ये नहीं कि सिर्फ जो जहाँ पे खाना पीना कम है वहाँ पे, इवन बहुत अच्छी फैमिलीज़ में भी। और ये एनीमिया का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है हमारे, बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रेवलेंट है हमारे इसके अंदर। तो मैं उनको जो जनरल एडवाइस देते हैं, नंबर 1 वो होता है कि अपना हीमोग्लोबिन देख लें कि आपका HP जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। एक तो ये एडवाइस होती है मेरी। दूसरी, अगर हीमोग्लोबिन कम आ गया है तो उससे रिलेटेड भी टेस्टिंग हम उनकी करवा लेते हैं। दूसरा, अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कोई जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते। वो कहते हैं जी कज़न मैरिज है, वो इनिशियली हम रिकमेंड नहीं करते अनलेस कि फैमिली के अंदर कोई डिजीज़ रन कर रही हो। और तीसरा, फिर उनको हम एडवाइस देते हैं, उनको नॉलेज दे रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें जो ओवुलेशन का पीरियड होता है उसके बारे में हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। चूँकि पेशेंट ने कंसीव जो करने का उनका टाइम होता है वो यूजुअली 3 to 4 डेज होते हैं साइकिल, ठीक है, वो होता है अराउंड द ओवुलेशन पीरियड। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है कि जो फीमेल का एग रिलीज होता है वो 24 आवर्स के लिए स्टे करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। अगर तो उससे पहले इंटरकोर्स हुआ है 1 से 2 दिन पहले या उसके अराउंड, फिर तो वो कंसीव कर जाएंगी। और अगर वो टाइम उन्होंने मिस कर दिया है तो फिर वो कंसीव नहीं करेंगी। सो हमने सिर्फ पेशेंट को नॉलेज देनी होती है रिगार्डिंग देयर फर्टिलिटी डेज कि ये आपका ओवुलेशन का टाइम है। जैसे एक नॉर्मल साइकिल चल रहा है 28 डेज का, तो डेट वुड बी अराउंड 13-14 डे के ऊपर, ठीक है। फिर ओवुलेशन की कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। वो साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे फीमेल का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर जाता है, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, इस लोग मोर लाइक एग वाइट की तरह की ये सिक्रीशंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। बॉडी के अंदर उनको ऐसी चेंजेस फील होती हैं कि कुछ डिफरेंट फील हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वो टाइम होता है कि जब वो अगर आपस में हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं तो उनके कंसीव करने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। एक मेरी एडवाइस है यंग कपल के लिए कि वो बिल्कुल परेशान और पैनिक ना हुआ करें। 1 साल तक का टाइम जो होता है, इवन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, अगर उनमें कोई इशू नहीं है, लाइक फीमेल का साइकिल नॉर्मल है और कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो 1 ईयर के लिए उन्हें किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे न्यूली वेड कपल 6 मंथ्स और 1 ईयर के लिए बेबी प्लान नहीं करना चाहते तो उनको क्या करना चाहिए? अगेन, उनको बल्कि हमारे पास आने की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी वो जो कंसीव करना चाह रहे हैं तो उनको तो एडवाइस है ना कि 1 साल तक बेशक आप आराम करें और 1 साल से पहले अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करें। लेकिन जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं उन्हें मस्ट है कि वो अच्छे डॉक्टर किसी से रब्ता करें। चूँकि जो हमारा बहुत बड़ा मसला है वो है अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। और फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के नतीजे में जब वो या तो प्रेगनेंसी ठीक तरह चलती नहीं है, वो अनवांटेड होती है, फिर वो उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, या अगर उसके एजुकेशन की वजह से वो नहीं चाह रहे थे या बाहर जाना चाह रहे, लोग करियर के लिए नहीं चाह रहे होते, तो वो इफेक्ट होना शुरू होता है। सेकेंडली, लोग फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शंस की तरफ जाते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है अनट्रेन्ड हाथों में। तो उन लोगों को बहुत ज़रूरत है कि अगर वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाह रहे हैं तो वो कोई सही मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का अडॉप्ट कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे सेफ मेथड्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को आराम से जब तक वो चाहें डिले करना चाहें डिले कर सकते हैं। और
अमूमन देखा गया कि लोग कॉन्ट्रासेप्शन के साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि जब वो इंड्यूस्ड अबॉर्शंस की तरफ जाते हैं तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और वो उनके आने वाली लाइफ को भी अफेक्ट कर सकती हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो मेरा ख्याल इन दोनों चीज़ों के हैं। कॉन्ट्रासेप्शन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। कॉन्ट्रासेप्शन देखें एक कह लें मेडिसिन है जो कि प्लान करके बनाई गई है और जो कपल को उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दी जाती है। लाइक अगर आपने थोड़े अरसे के लिए कॉन्ट्रासेप्शन करनी है, हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रासेप्शन उनको प्लान करके देते हैं। तो वो उसकी हेल्थ को इस तरह से इफेक्ट नहीं करते। बहुत मैक्सिमम भी कोई कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट करेगी ना तो साइकिल को इरेगुलर कर देगी, जिसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। इज दिस मेथड फॉर अ फीमेल और अ मेल टू? दोनों के लिए अवेलेबल हैं मेथड्स, दोनों के लिए। मेल के लिए तो हम लोग बैरियर मेथड्स को ही बता रहे होते हैं, बाकी मेल का जो मेथड है वो परमानेंट मेथड है। अभी वो पिल्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो मेल की हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो एक्चुअली अवेलेबल हैं और ओवर द काउंटर अवेलेबल है, यानी उनके लिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी वो उनको मिल जाते हैं। फैमिली प्लानिंग की पिल्स मिल जाती हैं और ये जो अब लेटेस्ट पिल्स आई हैं वो सेफ़ हैं, यानी उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं है। अगर वो कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, वो ज़ाहिर है जब डॉक्टर उनको रिकमेंड करेगा तो वो उनको बता देगा। लेकिन अगर आप इंड्यूस्ड अबॉर्शन की तरफ जाते हैं उसके अनसेफ हैंड्स में तो वो डिज़ास्टर है। ठीक है, जैसे बात अनमैरिड कपल्स भी होते हैं, वो किसी से बात भी नहीं करते और डॉक्टर्स उनको एंटरटेन भी नहीं कर रहे होते हैं। तो जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर दोनों में काम कर रही हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो फिर किसी ना किसी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में हमने देखा है कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जिनके अंदर अक्सर जान भी चली जाती है। फ़ीमेल का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हुआ होता है एट दैट टाइम। बाज़ दफ़ा उसका जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो इंजर्ड होता है, डैमेज्ड होता है, हमें रिमूव करना पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा ये इतना एक्सट्रीम पे चले जाता है कि उसकी इंटेस्टाइन्स भी डैमेज्ड होती हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट शॉपिंग बैग के अंदर अपनी इंटेस्टाइन्स लेकर भी आया, मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है। सो ये जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन वाला जो है ना, ये बहुत डेंजरस है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के तो कोई साइड इफेक्ट्स उसके मुकाबले में है ही नहीं। तो ये जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन में कोई पिल्स वगैरह यूज़ करती हैं, इससे इनके मंथली साइकिल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अच्छा, जो रेगुलर पिल्स है ना, जो डेली इंटेक वाली पिल है, वो तो यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज करने के लिए भी दी जाती हैं। ठीक है। और उनके बहुत कम कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, वो हम ज़ाहिर जब पेशेंट डिस्कस करता है तो हम बात कर लेते हैं। और जो पिल एक्चुअली डिस्टर्ब करती है, वो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो लेते हैं अनप्लान्ड, अचानक, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो हाँ साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। वो कोई इतनी अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं है, लेकिन हाँ मजबूरी है तो ले लिए। अदरवाइज जो रेगुलर पिल्स ली जाती हैं उनके साइड इफेक्ट्स ना होने के बराबर है। एक कपल को मैं जानती हूँ, उन्होंने कुछ टाइम बेबी प्लान नहीं किया, लाइक 6-7 ईयर्स उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने बेबी प्लान करना चाहा तो उन्होंने कहा जी अब फीमेल बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी है, तो अब वो बेबी प्लान कर ही नहीं सकते। तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, इसमें एक बात है कि एक तो इकरा उन्होंने चूँकि प्लान नहीं किया, तो हमें एक्चुअली दोनों का फर्टिलिटी पोटेंशियल नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो तब भी प्लान करते तो वो प्रेगनेंसी कर पाती या ना कर पाते। यानी मेल में भी फैक्टर हो सकता है ना, फीमेल में भी हो सकता है। वीकनेस कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि फीमेल कंसीव ना कर पाए। आप देखें, आप रोड्स पे निकलते हैं, आपको हर वक्त वो जो ख़वातीन जो वहाँ पर हैं, वो इतनी ज़्यादा उनमें प्रेगनेंसी रेट हाई होता है, उनकी सेहत बहुत ख़राब होती है, एक बच्चा हाथ में होता है, प्रेग्नेंट भी होती हैं, सड़कों पे हाइजीन भी आपको पता है उनकी कैसी है। तो वीकनेस एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इंक्रीजिंग एज के साथ और अगर उसकी ओवेरियन फंक्शन उनका प्रीमेच्योर फेलियर में वो चली गई हैं और ओवरीज ने काम करना छोड़ दिया है, तो एक सूरत हाल ऐसी होती है कि हाँ फीमेल फिर नहीं कंसीव कर पाती। लेकिन जिन्होंने पहले ट्राई ही नहीं किया तो उसमें फिर हम कुछ कह नहीं सकते कि ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी कि नहीं प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए इतनी लंबी कॉन्ट्रासेप्शन हम लोग एडवाइस भी नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर 1 साल या 1.5 साल 2 साल वो डिले करती हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबी कॉन्ट्रासेप्शन हक में हम नहीं होती है। सो हम लोग इसलिए लोगों को मना भी करते हैं। सोसाइटी के अंदर अनमैरिड कपल्स में भी ये बहुत ज़्यादा अबॉर्शन की रेशो बढ़ गई है। तो क्या कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया जो वर्स्ट केस हो अबॉर्शन का? ये आते रहते हैं केसेस। अभी हमारे रिसेंटली चूँकि मैं जिना हॉस्पिटल में होती हूँ, वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो ये यहाँ पे अनमेरिड जब बच्चियाँ वो लेकर आते हैं, वो एक तो सबसे पहले हिस्ट्री छुपा लेते हैं आपसे, वो नहीं बताते हैं और उनके साथ बहुत मिसहैंडलिंग हुई होती है और
और इसके अलावा जो और बात है कि उनके लिए कोई कुछ अरेंज भी नहीं करता, यानी फैमिली उसको छोड़कर चली जाती है। फिर ना तो कोई उसके लिए मेडिसिन अरेंज करने वाला होता है, ना उसको खाना देने वाला होता है, तो वो सारा कुछ हॉस्पिटल खुद ही डॉक्टर्स अरेंज कर रहे होते हैं। और डेथ्स भी हो जाती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया होता है बाज़ दफ़ा पूरी बॉडी में कि वो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बाज़ दफ़ा उनके अंदर इतना डैमेज क्रिएट कर दिया होता है उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि जब यूट्रस को वो क्लीन करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो उनको नहीं पता होता कि कैसे क्लीन करना है, तो वो उसके डैमेज जो है यूट्रस को तो डैमेज करते ही हैं, वो तो छोटी बात है, वो बेसिकली अंदर इंटेस्टाइन्स को और मेजर कहने स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उनका अगर वो बचती भी हैं तो उनकी लाइफ बड़ी क्रिपल्ड होती है, काफ़ी बुरी होती है। तो ऐसे केसेस आते रहते हैं। अब कम हुए हैं निस्बतन, जब से लोगों में अवेयरनेस आई है कम हुए हैं, लेकिन जैसे अगर मैं कहूँ कि जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो ये केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन थे। ये मैं अब 2003-2004 की बात आपको बता रही हूँ। उस टाइम पे ये बहुत कॉमन थे। अब लोगों में शायद अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, या कुछ लोगों को मेडिसिन का पता चल गया जिसे वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कम हो गई है, या लोग एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं, तो अब कॉम्प्लिकेशंस कम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ख़त्म हो गई। अभी भी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। एक तो होता है कि हम प्रेगनेंसी से पहले ही कोई बैरियर ऐसा यूज़ कर लें, कॉन्ट्रासेप्शन जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी होती नहीं है। लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन बाद में फीमेल को कोई मेडिसिन खिला दी जाती है कि वो आपका हमल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए। अच्छा, अगेन वही वाली बात है ना कि जो चीज़ भी आप एडवाइस के बगैर लेते हैं ना, वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। अब ये हम पाकिस्तान में देखें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो होते नहीं हैं। आप अभी जाएंगे फार्मेसी पे, आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, आपने जो एंटीबायोटिक खानी है, जो मेडिसिन लेनी है, वो आपको पकड़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। अब ये जो मेडिसिन जिसका आप जिक्र करिए ना, एक वक्त था कि हम लोग बीइंग डॉक्टर्स भी इसको बहुत सोच सोच के इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है, ये यूट्रस को रप्चर भी कर सकती है, डैमेज भी कर सकती है। दूसरा, हमें नहीं पता होता कि इसके इस्तेमाल के साथ कम्प्लीटली रिमूवल हो गया है या पीसेस रह गए हैं, वो ब्लीड कर सकते हैं, हैवीली ब्लीडिंग में जा सकती है। तो अब ये मसला हुआ कि लोगों को इस मेडिसिन का पता चल गया है, ना सिर्फ लोगों को पता चला है, मेडिकल जो आपका स्टोर पे जो बैठा हुआ है वो उसको पता लग गया। तो जब उसके पास हस्बैंड भी जाता है या कह लें फ्रेंड चला जाता है और वो कहता है कि जी मुझे ऐसी दवाई दे दो, तो वो आराम से चुप करके वो दवाई उसके हाथ में पकड़ा के कहता है ये 4 गोलियां खिला दो, ये 3 गोलियां, जो कि सबसे डेंजरस है। अब उसमें सबसे बड़ा जो मसला है, देखें ब्लीडिंग तो होगी तो शायद वो हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन मसला ये होता है समटाइम्स प्रेगनेंसी यूट्रस में होती ही नहीं है। ऐसे केसेस भी हैं जिसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी तो यूट्रस में है ही नहीं। अब जब वो दवाई देंगे तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो समझेंगे कि शायद ब्लीडिंग हुई है और हमारी अबॉर्शन होगी, पर वो रप्चर हो जाएगा, अंदर पेट के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इसलिए चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। हाँ, ये हुआ ज़रूर है, ये अब्यूज़ हो रहा है हमारे इस मेडिसिन का, और सब लोगों को तकरीबन इसके बारे में नॉलेज आ गया। तो वो अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैरिड भी और अनमैरिड भी, जिन्होंने ऑलरेडी ये 8-8, 10-10 गोलियाँ या समटाइम 20 से 50 गोलियाँ तक भी इस्तेमाल की होती हैं, और हम हैरान हो जाते हैं कि ये आपने किसी से पूछे बगैर ये टैबलेट्स इस्तेमाल की हैं और फॉलोअप नहीं होता कोई भी। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके यहाँ औलाद हो ही नहीं रही, तो उसकी मेल और फीमेल में क्या क्या रीज़न हो सकती है? इसमें मेल और फीमेल दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आता है। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि अगर आपको ये देखना है हिस्ट्री में कि साइकिल रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। अगर तो साइकिल रेगुलर चल रहे हैं, इसका मतलब है हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम है, और ज़्यादा चांस है कि पेशेंट जो है अल्टीमेटली कंसीव कर जाएंगी। दूसरी बात ये, यानी हार्मोनल प्रॉब्लम हमारी सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे टॉप पर हमारा PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी उस पर जितनी बात कर लें हम कम है, बहुत कॉमन है। अगर मैं अपने रूटीन में अपने कोई 30 to 40 अगर प्राइवेट पेशेंट्स देख रही हूँ, तो मुझे 20 पेशेंट तो एटलीस्ट PCOS के मिलने हैं डेली, यानी इतना कॉमन है। और इसकी वजह से लोगों में, लड़कियों में वेट गेन हो रहा है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्नी डेवलप हो जाती है, साइकिल बहुत इरेगुलर हो रहा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम जो सबसे टॉप पर हमारे पास आती है। तो ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? अच्छा, अब इसके बारे में बहुत लंबी वही वाली बात है, ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है। इसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं हमारे यहाँ पर, जैसे डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, तो फीमेल्स में
जो है वो पीसीओएस बहुत कॉमन है, चूँकि इंसुलिन के साथ रिलेटेड है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में आता है। लेकिन उसके साथ अभी हो क्यों बहुत ज़्यादा रहा है, इसकी वजह ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। यानी अब हमारा देखने उठने बैठने के हमारे कोई वो नहीं रहा कि हम रात सोते नहीं हैं, हम सारी रात जागते हैं और हम सारा दिन सोते हैं। इसका मतलब है हमारे हार्मोन्स जो हैं वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होते हैं। नंबर 2, हमारी डाइट में क्या क्या रह गया है। प्योर डाइट हम लोग लेते हैं, साफ़ सुथरी डाइट क्या हम लेते हैं। वो तो जो एंटीऑक्सीडेंट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये सारी दवाएं जो फूड्स हैं जो हम जंक फूड के नाम पे ले रहे हैं, ये जो रिफाइंड है या फ्रोज़न फूड्स हैं, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इनका भी बहुत बड़ा रोल है। और प्लस ये ओबेसिटी कॉज करते हैं। सारे जो होते हैं हाई फैट कंटेंट और हाई कार्ब्स कंटेंट के साथ होते हैं। ठीक हो गया। सो ये दो तो मेन ये फैक्टर आते हैं। उसके अलावा भी छोटे मोटे और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हमारे आ जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज है और स्ट्रेस लेवल है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो नंबर 1 पे तो PCOS ही रहता है, स्पेशली अगर फीमेल का साइकिल भी डिस्टर्ब्ड है। इसके अलावा जो दूसरी कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें थायराइड है, एक प्रोलैक्टिन लेवल होता है जो मस्ट है कि हमें कहती हूँ ये 3 टेस्ट आप ज़रूर करवा लें। थायराइड को ज़रूर चेक करवा लें, प्रोलैक्टिन और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन शादी से पहले जब भी उनको लग रहा है। ठीक है। सो क्योंकि हमने उसको देखना है ना क्या क्या प्रॉब्लम। तो अगर उनको पहले ही प्रॉब्लम आती है, माएँ बच्चियों को लेकर आती हैं कि अब ये शादी प्लान हो रही है तो इसको किस तरह से किया जाए, और हम उनको एडवाइस देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बेसिक जो मेरी एडवाइस होती है ना, वो अगर तो अनमैरिड बच्ची है ना तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कि प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करो। अभी टाइम पड़ा हुआ है, जब आप अपने आप को ठीक कर लोगे तो PCOS ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आती है थायराइड वगैरह, इसको हम स्क्रीन कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो मेन हमारा वन ऑफ द कॉज जो कि एक्चुअली इनफर्टिलिटी कॉज करता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बुरी बीमारी है। इसमें बेसिकली आम जुबान में इसको कहते हैं जी खून की थैलियाँ बन गई हैं। यानी सिंपल सिस्ट नहीं होते, रादर कहते हैं खून वाले सिस्ट है एंडोमेट्रियोसिस। पेशेंट को पेन फील होती है, ना सिर्फ पीरियड्स में, पीरियड्स के अलावा भी हस्बैंड से मिलते हुए भी, यानी उसको मुख्तलिफ टाइम के ऊपर वो स्वेयर लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट कर रही होती है। बस पेन ही होती है कि वो जो आप ब्लड कह रही हैं कि वो भी आपका अच्छा नहीं, वो जो ब्लड की थैली बनने है ना वो तो पेट के अंदर है, उसका ब्लड के रंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग समझते हैं कि पीरियड्स के रंग के साथ हमारा जो है वो उसका रिलेटेड है, वो नहीं रिलेटेड होती है। पेशेंट को यूजुअली पेन फील हो रही होती है। बहुत कम केसेस के अंदर ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है कि सिम्टम्स ना हो, लेकिन ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। और एंडोमेट्रियोसिस को मैंने कहा ये बुरी बीमारी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी मोस्टली सर्जिकल होता है एंड इसकी रिकरेंस रेट बहुत हाई होता है। तो ये पता खुद को चल सकता है कि भी मैं किसी प्रॉब्लम में से गुजर रही हूँ? हाँ देखो, अगर आपको पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा है, एक तो नॉर्मल पीरियड में पेन होती है ना बच्चियों को कि अच्छा पीरियड स्टार्ट हुए, 1 दिन पेन, 2 दिन पेन और वो पेन सेटल हो गई, वो तो नॉर्मल है, डिस्मेनोरिया, उसके लिए वरीड नहीं होना। लेकिन एक वो पेन होती है कि पीरियड से पहले 1 दिन पहले स्टार्ट हो रही है, चूँकि अब वहाँ पे कंजेशन, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अब एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली जो टिश्यू यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो बाहर भी प्रेजेंट है, आप ऐसे समझ लो। तो जब हार्मोन्स आते हैं और वो यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो ब्लीडिंग बाहर भी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत सख्त इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, वहाँ सिस्ट बनते हैं और सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ट्यूब्स भी डैमेज हो रही हैं, ओवरीज भी डैमेज हो रही हैं, द सेम टाइम यूट्रस भी डैमेज हो रहा है, टॉक्सिक फ्लूइड निकल रहा है जो कि स्पर्म्स को भी डैमेज कर रहा है, एग्स को भी डैमेज कर रहा है। सो मल्टीपल इसके मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो ये एक बुरी बीमारी है। इसके बाद हम देखें तो ट्यूबल फैक्टर्स आते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, जैसे एक टॉपिक हुई, रप्चर होगी, ट्यूब डैमेज होगी। जो हमने पहले DNCs की बात की, इन्फेक्शंस की बात की कि उस कोई अनट्रेंड बंदे ने किया, उसने ट्यूब्स डैमेज कर दी, इन्फेक्शन ऊपर चली गई। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिन लोगों को होती हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं या हस्बैंड के मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनके साथ उनसे रिलेटेड उनको इन्फेक्शंस होगी, ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं। फिर इसके अलावा रसौलियाँ हो सकती हैं, जैसे फाइब्रिड्स वगैरह हो सकते हैं, उसके साथ है। देन फिर मेल है, मेल के अंदर मेल में तो आसानी ये है कि उनका एक सिंपल टेस्ट करवाया जाता है और उनमें काफ़ी हद तक हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो ये जो मेल का टेस्ट आप बता रही हैं, ये बिफोर मैरिज करवाना चाहिए कि आफ्टर मैरिज? ये अवेयरनेस बहुत अगेन क्रिएट हो गई है। लोग जब मेरे पास कपल्स आते हैं तो जब मैं कहती हूँ कि हाँ आपको भी टेस्ट कराना है, तो अगर तो उनकी रिपोर्ट ठीक है ना तो फ़ौरन जेब से बाहर निकल आती है। उन्होंने इवन वाइफ को भी समटाइम्स नहीं बताया होता, तो उन्होंने शादी से पहले ही टेस्ट करवाए होते हैं। ये एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है। उसकी रीज़न ये है कि प्रॉबली अगेन जैसे हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आ गया है और
मेल में भी ये इश्यूज़ बहुत यंगर एज पर हमें नज़र आना शुरू हुए कि सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम हमें देखने में मिल रही हैं। तो लड़कों में इतनी अवेयरनेस है कि उन्होंने करवा ली होती है, और अगर उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं होती समटाइम्स वो यूरोलॉजिस्ट को ऑलरेडी कंसल्ट कर रहे होते हैं, और समटाइम्स वो फिर रिपोर्ट कराने से कतरा भी रहे होते हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि वो कहते हैं हम ठीक है, हमने कराई थी, हमने दिखाया था। तो समटाइम्स वो शेयर नहीं भी करे, तो डिफरेंट बिहेवियर्स लोगों के आते हैं। तो जैसे आपने फीमेल बॉडी के सारे मसाइल आपने हमें बताए, तो मेल बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स अच्छा, मेल में हम ये जैसे देखते हैं, जैसे उनमें भी कोई सर्जरी वगैरह की, जैसे फीमेल में सर्जरी की हिस्ट्रीज हम लेते हैं, मेल में भी लेते हैं। हम कहते हैं कि मम्स वगैरह तो नहीं हुए थे बचपन में। फिर उनका ऑक्यूपेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो किसी ऐसी जगह काम करे जहाँ हीट का एक्सपोजर है उनका बहुत ज़्यादा, या कोई रेडिएशंस वगैरह का एक्सपोजर है, तो भी उनका अफेक्ट हो जाता है। स्मोकिंग है, दवाइयाँ जो डिप्रेशन के लिए ली जाती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी डिजीज़, कोई भी क्रॉनिक इलनेस है तो वो जो है स्पर्म्स को अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, जैसे मेल में भी बाज़ दफ़ा हमें कोई कॉज नहीं मिलता, हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड है। फीमेल में भी बाज़ दफ़ा बॉडी में हमें कोई कॉज नहीं मिलता। 25% कपल हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें कोई वजह मिलती ही नहीं है और वो नहीं कंसीव कर पा रहे होते। तो उनमें तो अगर यंग कपल है, लड़की की एज कम है, तो उनको हम यही रूटीन की ही एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा वेट करो, कंसीव कर जाएंगे, और ज़्यादातर कपल्स कंसीव कर जाते हैं। फिर जो नहीं करते हैं, फिर उनमें क्या कहने के ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लाइक लेप्रोस्कोपी या उससे ऊपर की इन्वेस्टिगेशंस वगैरह फिर करवाई जाती हैं। प्रेगनेंसी में एज सिनेरियो कितना काउंट होता है? लाइक कहते हैं कि भाई यंग एज में शादियां कर दें तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 30 के बाद क्या बहुत ज़्यादा ये रेयर हो जाती है प्रेगनेंसी? 30 तो इतनी ज़्यादा एज नहीं है, और ज़्यादातर बच्चियाँ कर ही 27, 28 के ऊपर शादियाँ हो रही हैं, चूँकि एजुकेशन पूरी नहीं होती, फिर करियर पूरा नहीं होता। फिर अगर शादी हो भी जाए तो जैसे हमने पहले बात की है कि वो प्लान करते हैं कि प्रेगनेंसी थोड़ी डिले हो जाए, तो 30 तक तो प्रॉब्लम नहीं। बेस्ट जो एज कही जाती है वो ज़ाहिर आपकी 20s है, उसको बेस्ट एज समझा जाता है। 30 to 35 भी इतना बड़ा मसला नहीं होता। प्रॉब्लम हमें स्टार्ट होती है 35 के बाद। ठीक है। और 35 के बाद ये होता है कि आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, यानी एग्स उतने अच्छे बन तो रहे होते हैं और प्रेगनेंसीज हो भी जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी 35 के बाद हो रही, उसमें कॉम्प्लिकेशंस हम ज़्यादा देखते हैं। ऑलरेडी बच्चे हैं और वो और प्रेगनेंसीज करें तो यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस कम देखी गई हैं। पर जो फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, अब आप देखो कि एज ज़्यादा होने की वजह से एक तो एग क्वालिटी ख़राब, मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंडली फीमेल के अंदर जैसे ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, अब पता नहीं, अब ये मेरा ख्याल है कि शायद इस पे कोई रिसर्च आ जाएगी कि पोस्ट कोविड या कोविड वैक्सीनेशन जो भी है, मैंने बहुत यंग बच्चियों में ओवेरियन फेलियर होते देखा है। यानी इवन उनके साइकिल भी रेगुलर चल रहा होता है और वो कंसीव नहीं करवा रहे होते हैं, और जब हम उनके रिजर्व्स चेक करने के लिए उनका AMH टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो बड़े यंग पेशेंट्स के अंदर, कैन इवन वो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, रूटीन पेशेंट्स भी अंदर आ रहे हैं। तो पोस्ट कोविड हमने ये देखा है कि बड़ी यंग एज पर ओवरीज तेज़ी से फेलियर की तरफ जा रही हैं। अच्छा। तो ये भी हमारा आजकल हमारी आपस में डिस्कशंस होती हैं। अभी हमारे पास इस पर कोई रिसर्च तो नहीं है, या ऑथेंटिकली तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ये हम लोगों की ऑब्जर्वेशन ज़रूर है। प्रेगनेंसी हो गई अगर, तो अभी तक टेस्ट नहीं कराया और वो लड़की आम अपने घर के सारे काम भी कर रही है, स्टेयर्स भी चढ़ रही है, उतर भी रही है, भागम दौड़ भी कर रही है, और उसे नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस सारे सिनेरियो में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं था हम प्रेग्नेंट है और मिसकैरेज हो गया। हम जब वॉशरूम में गए तो हमें ऐसा एक क्लॉट फील हुआ, तो जिससे हमें पता चला कि वो हम तो प्रेग्नेंट थे, या इस तरह के केसेस में क्या कहना चाहेंगे? इकरा, इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, अगर थोड़े पीरियड डिले हुए हैं तो एडवाइस तो यही है कि आप अपने टेस्ट कर लें। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके रेगुलर साइकिल था और पीरियड डिले हो गए, तो बेहतर तो यही है कि आप टेस्ट कर लें, चूँकि फिर आपने फॉलिक एसिड और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। प्रेगनेंसी ना, मैं कभी उसको बीमारी में नहीं लेती है। यानी प्रेगनेंसी होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने बिल्कुल बिस्तर से लेट जाना है और आपने चलना फिरना नहीं है। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती है जैसे जिनके ऑलरेडी मिसकैरेजेस होते हैं या कोई इतनी हिस्ट्री ऐसी होती है जिनको हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। ज़्यादातर कपल्स को फीमेल को हम रेस्ट एडवाइस नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन वो अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ के बारे में होती है ना। आप जो बात करें वो ओवर एक्सर्शन में आता है, उसमें जंपिंग भी हो सकती है कि ऊपर नीचे जाना, भाग दौड़ करना। जैसे सीढ़ियाँ उतरने से मना नहीं किया जाता, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, तो हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी की स्टेजेस क्या क्या होती हैं? प्रेगनेंसी को हम ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी पहले 13 हफ्ते, फिर 13 हफ्ते और फिर लास्ट के 14 वीक्स होते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है।
अब इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है। जैसे आपने कहा कि उसमें मिसकैरेजेस हो सकते हैं अगर आप बहुत ओवर एक्सर्ट करें। एट द सेम टाइम बेबी जो ग्रो कर रहा होता है, आप सोचो कि उसका बहुत वो छोटे कह लो कि 2 सेल से वो बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो एक्सपोजर अगर उसको किसी ऐसी ड्रग का हो जाए या ऐसे एनवायरनमेंट का हो जाए जो कि उसके लिए डेंजरस हो सकता है, तो बच्चा का अफेक्ट हो जाता है। यानी उसका हार्ट भी बन रहा है, एट द सेम टाइम उसकी बॉडी के लिम्स भी बन रहे हैं, उसकी इंटेस्टाइन्स भी डेवलप हो रही हैं, ब्रेन भी डेवलप हो रहा है। तो पहले 13 हफ्ते के अंदर यूजुअली बॉडी के सारे सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं सिवाय ब्रेन के। ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट डेवलप होता रहता है। तो पहले 13 हफ्ते इस लिहाज से बहुत सेंसिटिव है कि मेडिसिन लेते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इवन आप रूटीन की एंटीबायोटिक्स को भी अवॉइड करते हैं, आप पेन किलर्स भी बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करते हैं। यहाँ जहाँ ज़रूरी हो वो चीज़ें आप सिर्फ कहते हैं। और फॉलिक एसिड इंटेक का पहले 3 महीने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अदरवाइज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप जो है ना ये लें। तो ये पहले 3 महीने इस लिहाज से सेंसिटिव है कि बच्चे में अब नॉर्मेलिटी डेवलप हो सकती है अगर माँ केयरलेस रहती है तो। ठीक है, सो क्योंकि बच्चे के लिए वो बहुत सेंसिटिव पीरियड है। उसके बाद जब है बहुत सारी ड्रग्स हम दे भी सकते हैं, चूँकि देखिए हर बंदा परफेक्टली हेल्दी नहीं होता। कई लोगों को कई बीमारियाँ चल रही होती है, जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का, तो हम उनकी ड्रग्स को मॉडिफाई कर देते हैं इस टाइम में बिकॉज ऑफ बेबी ना, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे बेस्ट ट्राइमेस्टर हम समझते हैं, क्योंकि अब नोजिया वॉमिटिंग सेटल हो गया है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। और मैं उस टाइम पे कपल्स को कहती हूँ बच्चों ये टाइम एंजॉय करो, क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन वहाँ मुश्किल स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अभी जो है पेट इतना बड़ा नहीं हुआ होता, वज़न इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, स्वेलिंग नहीं हुई होती है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम। जो चीज़ सिर्फ मैं प्रेगनेंसी में मना करती हूँ वो है बाहर का खाना, वो भी उसका रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस की वजह से, ताकि मुझे एंटीबायोटिक्स ना देनी पड़े और बच्चे को नुकसान ना हो। सो बाहर का खाने के अलावा मैं कभी प्रेगनेंसी में एक्टिविटीज़ को लिमिट नहीं करती किसी को भी। तो सेकंड ट्राइमेस्टर बेस्ट होता है। उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉर्मली स्कैन, जो कि 20 वीक्स में यानी 5th मंथ में करवाया जाता है। अच्छा, अब एक और जो प्रॉब्लम आजकल बच्चियों में आ रहा है ना, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही, वो कंपैरिजन्स बहुत कर रही होती हैं। उसका पेट तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, मेरा तो आ ही नहीं रहा, मेरे घर वाले कह रहे तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करूँ कि पहले 5 महीने में अगर आपका 1 से 2 किलो वज़न भी बढ़ गया ना, तो दैट इज़ इनफ। ठीक है, सो इसलिए वरी नहीं करना, क्योंकि बच्चे का वेट होता है अराउंड 200 to 250 ग्राम्स बाय दैट टाइम। तो बच्चे का तो वेट नहीं है। सो अगर आपने 8 किलो 10 किलो किसी ने कर लिया है, तो वो फीमेल ने अपना वेट गेन किया है। ओके, ठीक है, सो टोटल प्रेगनेंसी वेट गेन एक नॉर्मल वेट की प्रेगनेंसी में 10 to 12 kg है। ठीक है, ओवरवेट पेशेंट है तो हम कहते हैं 8 किलो भी बहुत है। हाँ, जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है ना, तब हम बहुत वरीड होते हैं। हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा वेट गेन होना चाहिए, लाइक 0.5 kg पर वीक। तो आप दे लो 2 kg पर मंथ वेट गेन, वो हम एडिक्वेट समझते हैं कि वो होना चाहिए। तो ये भी मैं लोगों को क्लियर करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, बिल्कुल है, इतना ही वेट गेन होना था। आपने बात की नाउजिया और वॉमिटिंग की, तो वॉमिटिंग वैसे तो मतलब नॉर्मली तो चलती ही रहती है, लेकिन कुछ लेडीज में बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग जाती है, तो क्या ये डेंजरस है, डेंजर जोन में आता है? अगर वो तब डेंजर जोन में आती है कि अगर वो बिल्कुल ही कुछ ना खा पी रही हूँ, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर और उनका वेट लॉस स्टार्ट हो जाए, और वेट लॉस 1 या 2 किलो नहीं, 5 kg लॉस हो गया, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर एडमिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका फिर लिवर भी इफेक्ट हो रहा होता है, उनके थायराइड हार्मोन्स भी इफेक्ट होते हैं, और उनको फिर हम IV फ्लूइड्स वगैरह रिकमेंड करते हैं और IV ही ड्रग्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो ये वाली पेशेंट्स होती हैं जिनमें बिल्कुल वेट लॉस में जा रही होती है और बिल्कुल कुछ खाया भी नहीं जा रहा होता। रूटीन का जो नोजिया प्रेगनेंसी होता है ना, वो इस तरह होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी होती है तो घर वाले भी कहते हैं दूध पी लो, फ्रूट भी खा लो, गोश्त भी खा लो, ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे होते हैं। तो उसमें आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना तो जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती। उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि फॉलिक एसिड आप लेते रहो, कैल्शियम भी ले लो तो अच्छी बात है, लेकिन फॉलिक एसिड आपने ज़रूर लेना है। और बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो नोजिया वॉमिटिंग के लिए भी वो कोई मेडिसिन नहीं देते, हम लोग दे देते हैं पेशेंट्स को। हमारे पेशेंट उसकी फैमिली पूरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कुछ नहीं खा रही, सब कुछ घर में मौजूद है, हम आगे रखते हैं, ये खाती नहीं, तो वो डिफ़िकल्ट टाइम होता है। और अगर नहीं भी बहुत ज़्यादा कुछ खा रही तो इट्स फाइन। तो फॉलिक एसिड ले रही है और वो थोड़ा बहुत अपना आपको हाइड्रेटेड रख रही है। लेमनेड बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, नेचुरल ड्रिंक्स को रखें, ORS
डाल के पी लिया करें पानी में। नमकियात पूरे होते हैं तो फिर उनको दर्दें शर्दें कम होती हैं। सो ये टाइम होता है, इस वक्त इतना नौजिया वॉमिटिंग जो रूटीन में यूजुअली इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो ये जो इनके मूड स्विंग्स हो रही होते हैं बहुत ज़्यादा, और खाने की क्रेविंग भी हो रही होती है और कुछ को बिल्कुल ही नहीं हो रही होती, तो खाने की क्या अप्रोप्रिएट इन्हें क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए? कैलोरीज डिफाइन कर देते हैं पेशेंट को ना, हम बता देते हैं कि आपने बैलेंस्ड डाइट किस तरह से अपनी मैनेज करनी है। तकरीबन 1800 कैलोरीज हम उनको कहते हैं कि रफली आप, अगेन वेट पे डिपेंड करता है, 2000 भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है। कैलोरीज में आपने फूड लेना है और हेल्थी फूड को आपने प्रेफरेबली लेना है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट में नहीं भी खाया जा रहा तो कोई बात नहीं, थर्ड में तो हम और ज़्यादा होते हैं। मैं बहुत मीठी चीज़ें वगैरह खाने से उनको कहती हैं कि अवॉइड करो, चूँकि हमारे जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा है एशियंस के अंदर। ठीक है, तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अक्सर प्रेगनेंसी बड़ी अच्छी चल जाती हैं। जहाँ तक मूड स्विंग्स का ताल्लुक है, प्रेगनेंसी में देखो बहुत बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं। आपकी पूरी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, आपकी रूटीन चेंज हो रही है, आपको आगे लाने में लाइफ नज़र आ रही है कि बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। तो एक तो ये स्ट्रेस चल रहा होता है, आप रूटीन में जो काम कर रहे थे, जैसे सो रहे थे वैसे आप सो नहीं पाते, आप वो खा नहीं पाते जो आप खा रहे थे, तो इस वजह से जो है ना वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे होते जो कि आप पहले कर रहे थे। तो इस वजह से ये है कि फीमेल वैसे भी स्ट्रेस्ड होती है और उसको इमोशनल सपोर्ट की फैमिली स्पेशली फ्रॉम द हस्बैंड ज़रूरत होती है। उसके अलावा एक चीज़ होती है कि आप में अगर ऑलरेडी थोड़ा सा एलिमेंट है ना एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, तो प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा हो सकता है। तो अगर तो बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आ रहे हैं जो कि फैमिली वालों से हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो उन पेशेंट्स को हम थेरेपीज या मेडिसिन भी रिकमेंड कर देते हैं। वो सेफ़ है, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं लेंगी तो वो अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये आ जाती है। तीसरा आपने कहा था क्रेविंग्स का, तो क्रेविंग अगर तो अच्छी चीज़ की हो रही है फिर तो ठीक है, लेकिन लोगों को बड़ी उल्टी पुल्टी क्रेविंग्स भी हो रही होती है, जैसे कि कच्ची मट्टी की क्रेविंग, कच्चे चावल जो है वो खाते हैं, वो एनीमिया कॉज कर देता है। तो वो मट्टी और चावल ये चीज़ें हम लोग मना कर रहे होते हैं, इन चीज़ों की होती है। और एक्चुअली लोगों को पेंट भी, यानी वो चीज़ें, और वो हैरान होती हैं खुद कि हम लोग पता नहीं क्या बात है। मेरी एक पेशेंट थी, हस्बैंड उसका लेके आया, उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी ड्रॉप कर गया। उसने कहा कि मैंने वो जो मट्टी जो होती है, मुल्तानी मट्टी होती है या क्या, कहती मैंने इसके हाथ से, गाची कहते हैं शायद उसको, उठा के डस्टबिन में फेंक दी इसके हाथ से, इसने डस्टबिन से निकाल कर भी खा ली। ओह माय गॉड। वो लड़की कहती कि आई वाज सो हेल्पलेस कि मुझे हो रहा था कि बस मैं ये खा लूं, और उसका HB8 था, हीमोग्लोबिन, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो लोगों को इस तरह क्रेविंग्स होती है, इनको अवॉइड करना है। आप उसके ऑल्टरनेट में फिर हम कैल्शियम टैबलेट्स दे देते हैं उनको। बेबी मूवमेंट, अक्सर बेबी किक कर रहा होता है, तो अगर वो बहुत ज़्यादा करे तो क्या ये एक हेल्दी साइन होता है? अच्छा, बेबी मूवमेंट जो है ना, देखें ये बड़ा एक कह लें कि बहुत खूबसूरत एक एहसास होता है। 5th मंथ में अमूमन स्टार्ट हो जाता है, ना स्टार्ट हो तो बड़े वरीड होती हैं। बच्चा मूव कर रहा है, बड़ा अच्छा साइन है। ठीक है, कभी थोड़ा ज़्यादा मूव करता है, कभी कम मूव करता है, क्योंकि उसका टाइम आता है सोने का। तो ज़्यादा मूवमेंट अमूमन परेशानी वाली हमारे लिए बात नहीं होती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा मूव करता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे बच्चा फिक्स होना शुरू हो जाता है तो उसकी मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है, नॉर्मल है। लेकिन बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा होना परेशानी का बाइस नहीं है, कम होना परेशानी का बाइस हो सकता है। क्योंकि एक हेल्दी बच्चा जिसको ऑक्सीजन और जिसको ग्लूकोज अच्छा मिल रहा है वो अच्छा मूव करता है। अगर बच्चे की मूवमेंट स्लो हो गई है, इसका मतलब है बच्चे में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। तो हम मदर को किक काउंट यानी करने का, यानी फीटल मूवमेंट्स का हिसाब लगाने का कहते हैं। तो अगर आप वरिड हो रहे हैं और आपको मूवमेंट कम फील हो रही है, तो आप अपने आप को पहले कोई अच्छा सा कोई ड्रिंक भी ले सकते हैं, कोई खाने वाली चीज़ ले लीजिए, और आप एक क्वाइट कमरे में जाकर आप लेटें, एक साइड पे करवट लेकर, और एक छोटा पेपर हाथ में पकड़ ले और उस पर टाइम मेंशन कर लें कि अच्छा 11 बजे मैंने मूवमेंट का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। अब डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये फ़ोन नहीं लेना आपने, और आपने TV नहीं देख रहे होना, आपने जस्ट मूवमेंट पर कंसनट्रेट करना है। ये उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें मूवमेंट कम फील हो रही है और वो परेशान हो गए कि मुझे मूवमेंट नहीं फील हो रही। अगर 1 आवर में उनको 10 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं तो मतलब बेबी इज़ ओके। अगर नहीं हुई तो एक नेक्स्ट 1 आवर भी उसको देख सकती है, प्रोवाइडेड कि वो कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या ग्रोथ वाला इशू उनका नहीं चल रहा। यानी बच्चे का पानी पूरा था, ग्रोथ पूरी थी, अब मूवमेंट कम हुई है। नेक्स्ट 2 आवर्स में, मतलब 2 आवर्स के अंदर मूवमेंट हो गई है तो भी ठीक है। लेकिन अगर 2 घंटे में भी उनको मूवमेंट्स फील नहीं होती तो उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शुगर का पेशेंट है जिसमें बच्चा एट रिस्क होता है
तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमें जो है हम उनको जल्दी रिकमेंड करते हैं। हम कहते हैं अगर 1 आवर में भी नहीं हो रही तो आकर CTG निकलवा लो। CTG बच्चे के हार्ट का एक ट्रेस होता है जिसमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो ठीक है कि नहीं। अच्छा, इनकेस अगर उस टाइम पे बच्चा ठीक नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, इसमें है कि अगर तो टर्म का बेबी है, लाइक 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और बच्चे को सेव किया जा सकता है, जैसे आप एक शुगर का पेशेंट है या बच्चे का पानी कम था और मुसलसल माँ की एक डिक्रीज फिटल मूवमेंट्स हैं, हॉस्पिटल में हमने इवैल्यूएट किया और CTG ठीक नहीं आई है, अगर तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है, मतलब वो इस एज पर है कि वो नर्सरी में सर्वाइव कर जाएगा, तो अगर हम उसको इमीडिएटली C-सेक्शन करके सिजेरियन करके निकाल लेते हैं तो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं। अगर उनको उस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो उनके अंदर ही डेथ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, यानी आप इस चीज़ को प्रेफर कर रही हैं कि रेगुलर चेकअप्स आपके लाजमी होते हैं इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितने टाइम के बाद आपको एक चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए? एक तो वो लोग हैं जिनका डॉक्टर को मतलब एक्सेस है, वो चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उनको तो हम इस तरह से होते हैं कि शुरू में जो हमारी रूटीन है कि हम 2 वीकली बुला रहे होते हैं। ठीक है, जो पहली दफ़ा में हम देखते हैं अच्छा बेबी जो की लोकेशन है वो अपनी जगह पर है, यूट्रस के अंदर है, सेकंड में हम उसकी हार्ट बीट को कंफर्म करते हैं, तीसरी अगेन उसकी ग्रोथ और ये सारी चीज़ों मिसकैरेजेस होने का रिस्क होता है, उसको कंफर्म करते हैं, एंड देन हम मंथली विजिट्स पे आ जाते हैं। फिर जैसे ही बच्चा 34-35 वीक्स तक पहुंचता है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर 2 वीकली विजिट्स पे आ जाते हैं टिल डिलीवरी। जो रिकमेंडेशन है ना वर्ल्ड वाइड उन लोगों के लिए जो हर वक्त नहीं जाते कि एटलीस्ट 4 to 6 विजिट्स ज़रूर उन्होंने करने हैं। 1 एट द बुकिंग टाइम जब उन्हें प्रेगनेंसी कंफर्म करानी है, एक जब उनका एनॉमली होना है, एक 7th या 8th मंथ और एक बिफोर डिलीवरी। ये 4 विजिट्स तो अगर आप पहले नहीं भी दिखा रहे हैं तो मस्ट है। कैफीन और हाइड्रेशन का बड़ा रोल होता है, तो वाटर इनटेक और कैफीन का इनटेक पे ज़रूर बात करें कि वो कितना लेना चाहिए। अच्छा, वाटर इनटेक के बारे में ये होता है कि कुछ लोगों से सादा पानी नहीं पिया जा रहा होता, वही 6 ग्लास आप ले लेते, 4 to 6 रूटीन में जैसे आप ले रहे होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पिए जाना है, आप जैसे रूटीन में आप उठते हैं, आप पानी पी रहे हैं, खाने के साथ ले रहे हैं, वैसे आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा पानी का इंटेक करें। उसके अलावा आप जब कैफ़ीन की बात कर रहे हो तो कैफ़ीन में हम अमूमन कहते हैं कि कैफ़ीन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनमें भी कैफ़ीन है, जो आपके जो है ये कॉफ़ी है उसमें है, और जो आपकी चाय है। तो अगर कोई कॉफ़ी लेने वाला हम उसको कहते हैं 1 कप से ज़्यादा ना लें। ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को तो हम वैसे डिस्करेज करें, तो फिर भी अगर अच्छा पीनी है तो रूटीन में मत पिएं, और उसमें भी फिर कैफीन है, एंड देन चाय अगर वो ले रहा है तो 2 टाइम ले सकता है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं लेनी। और हाइड्रेशन में जहाँ कि अगर आप पानी की बजाय जिस चीज़ को मैं प्रेफर करती हूँ, मैं कहती हूँ आप उसमें ORS डाल लिया करो या उसमें उसका लेमनेड बना लिया करो। एक तो वो पिया ज़्यादा जाता है, आप एक एट अ टाइम 1 to 2 ग्लास ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे जो कहते हैं ना बॉडी एक्स एंड पेन्स, हर वक्त क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, रेस्टलेस लेग्स हो रही होती है, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इमोशनल चेंजेस पे बात करें कि वो किस लेवल तक हो सकती हैं? जैसे हमने भी कहा कि वो बहुत सिवियर भी हो सकती हैं, तो आपने ये देखना जैसे बगैर वजह के रोते रहना। एग्जैक्टली। ठीक है, आप चूँकि बॉडी चेंज हो रही है ना, आपको अपने कपड़े भी नहीं आ रहे हैं, आप डी शेप हो गए, आप उस तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, फेस में फ्रैकल्स आ जाते हैं, लोगों के फेस चेंज भी हो जाता है, पफिनेस टैन भी हो जाते हैं, टैन वही फ्रैकल्स पड़ जाते हैं, ब्राउन हो जाती है स्किन, प्लस स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। आप ऑकवर्ड, एक तो ये आपका जो बॉडी इमेज ख़राब हो रहा होता है ना, एक तो वो बहुत बड़ा रीज़न है लड़कियों के लिए, तो फिर उनको लग रहा होता है वो सब कुछ नहीं कर पाएंगी जो कि वो पहले कर रही होती हैं। तो यहाँ पे फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन पास दफ़ा एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही होती है जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, वो एग्रेवेट हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसमें जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आप पहले भी कोई ऐसी मेडिसिन लेते रहे, तो ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस होती है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे थे तो बहुत सारी सेफ़ ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी जो मेडिसिन सेफ़ है वो आप ले सकते हो। और दूसरी बात ये होती है कि आपको थेरेपीज़ भी ऑफ़र की जाती हैं। यहाँ पर लोग ये डरते रहते हैं कि बच्चा अफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो नहीं लेंगी तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाती है। सो मेडिसिन वहाँ पे रिकमेंड की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, लाइक रोना है तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल खाना पीना वो छोड़ गई, बिल्कुल सेल्फ केयर ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल, या अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। अब ये तो प्रेगनेंसी का टाइम है ना, इसका सबसे बुरा टाइम तब चलता है जब प्रेगनेंसी के हार्मोन्स एकदम से ख़त्म होते हैं। तो जो छिले वाला टाइम होता है ना, परप्यूरियम जिसको कहते हैं, वो द वर्स्ट टाइम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना वो उस टाइम पे आ रही होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी जिसे कहते हैं। उसमें एक तो ब्लूज़ होते हैं जो इमीडिएटली आते हैं, पहले दूसरे चौथे दिन आते हैं, वो तो अमूमन ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए जस्ट हस्बैंड एंड फैमिली की सपोर्ट काफ़ी होती है कि रात को कोई बच्चा संभाले, इसकी नींद पूरी हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट प्रोवाइड कर दें घर वाले,
क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी मुश्किल काम होता है और वो फुल टाइम काम होता है, घर का कोई काम उसको ना करना पड़े, ऑलरेडी बच्चे हैं तो उसको कोई संभाल ले, तो इससे भी काफ़ी हद तक हल हो जाता है। या हस्बैंड यही कह दे कि मुझे समझ आ रही है कि तुम इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसला क्या होता है कि प्रेगनेंसी में तो हमने इतनी केयर प्रोवाइड की आपको, है ना, हमने बहुत ख्याल भी रखा, पर जैसे डिलीवरी होती है ना लोग उस तरह से ख्याल रखना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। आपने देखा अक्सर ख़वातीन अपनी अम्मियों के घर इसलिए जाती है कि उनको केयर मिले, चूँकि वैसे कोई केयर नहीं कर रहा होता। हस्बैंड अपनी प्रॉब्लम्स में होता है कि मैंने सुबह ऑफिस जाना है, मुझे सोने का टाइम चाहिए, तो वो जो केयर उस टाइम पे नहीं दे पा रहा होता है, या उसकी मजबूरी, लड़की जो कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस अब उसमें आते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ख़त्म हो गए, ये फर्स्ट टाइम है, इस वक्त उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर हस्बैंड सिर्फ वर्बल भी सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम इस मुश्किल से गुजर रही हो, तो हम ब्लूज से काफ़ी हद तक निपट लेते हैं। फिर आते हैं एक चीज़ होती है जिसे डिप्रेशन या साइकोसिस कहता है, डेट इज़ मतलब समथिंग सीरियस इन द सेंस कि उसके अंदर पेशेंट अपना और बच्चे दोनों का नुकसान कर सकती है, वहाँ मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। क्या सिम्टम्स होती है कि पता चल जाए कि अभी ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है या साइकोसिस में? किस तरह पता चल सकता है? साइकोसिस के तो बहुत सवेयर सिम्टम्स होते हैं जिसमें सुसाइड के कुछ थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं, बेबी हार्म की आना शुरू होती है, उनको लगता है उनका बच्चा नॉर्मल नहीं है, ठीक बना नहीं हुआ, डिफॉर्म्ड है या उसको डैमेज हो गया है, कोई ना कोई उनको इश्यूज ऐसे आते हैं और वो एक्चुअली हार्मफुल होता है और बहुत सवेयर सिम्टम्स आते हैं। उसमें समटाइम्स हम बच्चे और माँ को थोड़ा सेपरेट भी कर देते हैं, पर साइकोसिस है वो। डिप्रेशन के अलामात में सेल्फ निगलेक्ट है बहुत ज़्यादा, अपना भी बच्चे की भी केयर नहीं है, बहुत ज़्यादा रोना। अच्छा, जो ब्लूज़ की हम बात कर रहे थे ना, वो यूजली थर्ड डे पे आए और वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ख़त्म हो गए। अगर वो सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं, अमूमन 10वें दिन बाद स्टार्ट हो रहे हैं, बढ़ते जा, देन दिस इज़ डिप्रेशन। साइकोसिस ज़्यादा सीरियस कह लो कि आ जाता है, जिसमें पेशेंट को हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, बट वो ज़्यादा सवेयर सिम्टम्स में आ जाता है। तो अमूमन हमारे पेशेंट डिप्रेशन के साथ आते हैं हमारे पास, साइकोसिस के साथ भी आते हैं। लेकिन मैंने आफ्टर डिलीवरी एक लेडी देखी थी, वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब तक ये मेडिसिन चल रही है बच्चे को फीड ना करवाएं। अच्छा, ये डिपेंड करता है मेडिसिन कौन सी ले रही थी, चूँकि बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। ज़्यादातर मेडिसिन सेफ़ है, कुछ नहीं सेफ़ हो सकता है। उनका जो जैसे ऑलरेडी कोई शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट होता है, ऑलरेडी कोई बहुत सवेयर डिप्रेशन का होता है, मतलब इसमें भी बड़ी है ना, ऑलरेडी वो अपना ऐसा होता है, उन्हें डर होता है कि अगर मेडिसिन बंद करेंगे तो सेल्फ हार्म हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ ऐसी मेडिसिन हो, वो तो एग्जैक्टली मेडिसिन का नाम पता चले तो ही बताया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी जो रूटीन में मेडिकेशन दी जाती है वो सेफ है। पेनलेस डिलीवरी पे बात कर लेते हैं, हमने प्रेगनेंसी पे बात कर ली, इनफर्टिलिटी पे बात कर ली, अब पेनलेस डिलीवरी पे बात कर लेते हैं। आजकल की जो लड़कियां हैं वो थोड़ी सी है भी सेंसिटिव, तो उनके बारे में जरा बताएं कि ये लड़कियां तो सेंसिटिव हैं, उनकी फैमिली भी बहुत सेंसिटिव है। माँ सबसे पहले आके कहती देखें ये नहीं ले सकती लेबर पेन्स। इवन अब तो मदर इन लॉस भी बड़ी जो है ना वो अच्छी हो गई हैं, और पहले एक वक्त था, मुझे अपना एक पेशेंट याद है जिसको हमने एपिड्यूरल का जब कहा तो वो मानी नहीं मदर इन लॉ कि नहीं, क्यों सब लड़कियां दर्दे लेती हैं तो ये भी ले ले। तो मैंने उसको पेन रिलीफ में कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगा दी, जिससे बेचारी को थोड़ी सी आराम आया। तो वो मेरे से लड़ना शुरू हो गई, तुमने क्या दिया ऐसा कि उसकी तो दर्दें ख़त्म हो गई। मैंने कहा ख़त्म नहीं हुई, बेचारी थोड़ी सी बस सुकून में आई। तो उन्होंने कहा कि अब तुमने ये नहीं लगाना। तो अब लेकिन हालात बहुत चेंज हो गए हैं। तो एपिड्यूरल सेफ होता है? हाँ, अब इसमें बात करते हैं। अब हालात बहुत चेंज हो गए, अब बच्चियाँ भी बहुत कॉन्शियस हैं, और माएँ और इवन फैमिली हस्बैंड भी बहुत, कि ये बहुत ज़्यादा शायद ना बर्दाश्त कर पाए ना, हम लोग की लाइफस्टाइल उस तरह का हो गया। तो एपिड्यूरल बिल्कुल सेफ़ होता है, इसके बारे में लोगों के मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली बैकएक को लेकर। लेकिन जो पहले एपिड्यूरल लगता था या पहले जो स्पाइनल लगता था, उसकी नीडल्स फ़र्क होती थी। अब जो लगता है वो बहुत फ़ाइन नीडल्स और फाइन कैनुलास आ चुके हैं। मेरे तकरीबन हर रोज़ डेली बेसिस पे पेशेंट्स एपिड्यूरल लगवा रहे होते हैं, और मैं फ़ीडबैक भी ज़रूर लेती हूँ। मेरे ख्याल में 99.9% लोगों ने मुझे इसके बारे में बैकएक का नहीं कहा। 1 या 2% अगर आपको कहते भी, तो देखिए बैकएक वैसे इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ना। मेरे ख्याल में हार्डली शायद एक पेशेंट थी जिसने कुछ अर्से मुझे कंप्लेंट की थी कि मुझे साइड पर दर्द होती है, पर लॉन्ग टर्म मेरे किसी पेशेंट ने मुझे कभी बैकएक का नहीं कहा। ये सबसे बड़ा मिथ है इसके बारे में। एपिड्यूरल बेसिकली एपिड्यूरल के थ्रू आप ड्रग दे रहे हो, तो जिससे आपकी सेंसेशंस कम हो जाती हैं लोअर बॉडी की। इवन अब जो लेटेस्ट मेथड है उसमें तो आपकी टांगें भी मूव कर रही होती हैं, आप पूरी तरह सुन नहीं होते, सिर्फ पेट की जो सेंसेशंस है कम होती हैं। अच्छा, लोगों का जो दूसरा ख्याल है कि ये जिसको एपिड्यूरल लगेगा उसका सिजेरियन हो जाएगा, जबकि ऐसा ऑपोजिट होता है। अमूमन एपिड्यूरल लगाने के बाद हम नॉर्मल डिलीवरी को अचीव कर पाते हैं। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो हम पेन्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, चूँकि पेशेंट जो पहले बहुत ज़्यादा एक शोर शराबा था और
परेशानी का वाला टाइम चल रहा होता है, पेशेंट क्वाइट हो जाती है, घर वाले भी सुकून से बैठ जाते हैं। तो हम पेन्स को तेज़ करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी अचीव हो जाती है। सेकेंडली हमें टाइम बहुत मिल जाता है, यानी पहले जो 1 घंटा नहीं गुजरा था, अब हम 6-8 घंटे जो है वो गुजार सकते हैं। सो मेरे हिसाब से मैं तो एपिड्यूरल को रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को कि आप लगवा लो, क्योंकि उससे पेशेंट जो है ना अक्सर हम नॉर्मल डिलीवरी अचीव कर लेते हैं। तो मैं तो उसको रिकमेंड करती हूँ। सिर्फ लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसमें मैं उसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, उस वक्त पेशेंट उसको बंद नहीं करवाने देता, वो कहता है कि एंड की वाली पेन्स तो बहुत बुरी होती है, वो नहीं हम लेंगे। उसको बंद करवाने का हमें सिर्फ एडवांटेज ये होता है कि जो वो टाइम होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें इंस्ट्रूमेंट ना लगाना पड़े और नेचुरल डिलीवरी हो जाए और पेशेंट पुश कर जाए, उसको अचीव करने के लिए वो आखिर पे हम लोग थोड़ा उसको स्लो डाउन कर देते हैं। ये एक बात है कि भाई सी सेक्शन पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर हम किसी भी और कंट्री में देखें तो वो एंड टाइम तक डिलीवरी जो है वो नॉर्मल, बल्कि होती भी ज़्यादा नॉर्मल है, सिर्फ कोशिश ही नहीं करते, आउट ऑफ कंट्रीज होती भी नॉर्मल है। तो पाकिस्तान के अंदर सी सेक्शन की रेशियो क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? अच्छा, उसमें जो है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक बात नहीं है मैं कहूँ कि इसकी वजह से हो जाती है या उसकी वजह से होती है। अब ओवरऑल एक इंसिडेंस ये सारी दुनिया में बढ़ा सिजेरियन सेक्शन का, चूँकि सेफ्टी बढ़ गई, लोगों को ईजी लगने लग गया, डॉक्टर्स को ईजी लगने लग गया। एक वक्त आया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इवन अमेरिका तक में भी 50% तक के रेट्स आना शुरू हुए। फिर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसको हमें कम करके वापस लेकर आना है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। जब उस पर रिसर्च हुई कि नहीं, इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है, और उसके बाद तो वो सारे मुल्कों ने क्या किया कि उन्होंने उसको जो लेबर की इवन डेफिनेशंस को चेंज कर दिया। यानी अगर अब वो एडमिट ही नहीं करते पेशेंट को जब तक वो 6 to 7 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हो जाती, यानी सारी लेबर पेन्स घर ले रही है पेशेंट। अब वो पेशेंट वो होते हैं जिन्होंने हमेशा रेगुलर चेकअप्स करवाए हुए हैं और देखा हुआ उनकी प्रॉब्लम्स भी नहीं है, प्लस उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, तो वो पेशेंट को यूजुअली बहुत अर्ली एडमिट नहीं कर रहे। देन सेकेंडली मेरी अपनी पेशेंट्स ऐसी हैं जो 3-3 दिन लेबर में वहाँ रही हैं, जिनका हमने इधर ऑपरेट किया हुआ था, लेकिन 3-3 दिन लेबर पेन देने के बाद उन्होंने उनको ऑपरेट किया। उन्होंने कहा कि अभी तो कोई इंडिकेशन ही नहीं बनती, तो 3 days लेबर पेन, जो कि पाकिस्तान में तो इम्पॉसिबल है कि आप 24 घंटे भी गुजार जाएं किसी के साथ लेबर में, तो हम लोग तो कर देते। वहाँ पे उन्होंने लेबर की डेफिनेशन और ये चीज़ें चेंज कर दी, जिसकी वजह से अब लोगों को पता है कि अगर 2 दिन भी दर्दें आ रही हैं, 3 दिन भी दर्दें आ रही हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है, उनके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें वो बच्चे को का अंदर ही कह लें कि ब्लड चेक कर लेते हैं ड्यूरिंग लेबर, देखने के लिए कि अगर मेकोनियम भी आ रहा है तो क्या बच्चा सेफ़ है, ठीक है या अफेक्टेड है, ठीक है। तो मेकोनियम में भी वो थोड़ा टाइम गुजार देते हैं, प्रोवाइडेड कि हार्ट बीट ठीक है। हम और उनकी नर्सिंग फैसिलिटीज़ भी नर्सरी की अच्छी आ जाती है, उनका सर्वाइवल भी बच्चों का बेहतर आ जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या रेट है, डॉक्टर्स के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो क्या फैक्टर्स हैं? नंबर 1, डॉक्टर्स जो कि सुपर बिजी हैं। अब ये एक कॉन्सेप्ट है ना लोगों का कि शायद डॉक्टर्स पैसों की वजह से ऑपरेट कर देते हैं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में 90% डॉक्टर्स इसके लिए ऑपरेट नहीं करते होंगे। डॉक्टर्स किस लिए ऑपरेट कर देते हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स का बिल्कुल ट्रेंड होता है कि वो ऑपरेट कर देते हैं। एक तो वो टाइम नहीं होता, अब 12 घंटे का लेबर, 24 घंटे का लेबर गुजारना मुश्किल काम होता है, और उस वक्त फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और एक तो वो टाइम शॉर्ट कर देते हैं। सेकेंडली उनको लग रहा होता है कि ईजियर है, नॉर्मल डिलीवरी करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, वही अगेन आपको बहुत ज़्यादा टाइम और अपना अटेंशन देनी पड़ रही होती है, तो वो इस वजह से भी कर ले। तीसरा, लिटिगेशन के डर से कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, माँ को स्पेसिफिकली जो आप देखें जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं ना पाकिस्तान में, वहाँ पे सी सेक्शन ऑलमोस्ट 100% किया जाता है। तो वहाँ पे इसलिए कर दिया जाता है कि उनके पास मॉनिटरिंग के लिए ना डॉक्टर्स होते हैं, ना मशीन्स होते हैं, जैसे CTG मशीन्स नहीं है, नर्सरी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं मरीज़ को कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाते हैं और उसको वो सी सेक्शन कर देते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो अगर मैं कहूँ कि हाँ, जिनके ऑलरेडी सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें तो सी सेक्शन मेरा रेट ज़्यादा है, चूँकि ऑलरेडी हुआ हुआ है एक सी सेक्शन, तो फिर हम ट्राई तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एंड अप करते हैं। लेकिन जब हमारी पहले पेशेंट डिलीवर हो रहा होता है, मेरी यार सारे पेशेंट्स भी इस बात को सेकंड करेंगे कि मैं मैक्सिमम टाइम देती हूँ उनको, उनकी तरफ से आ जाती है फरमाइश कि आप कर दें, अब बहुत देर होगी, अब बस हो गई है, 24 घंटे गुजर गए, ये हो गया, वो उनकी तरफ से फरमाइश आ जाती है। मेरी तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनसे कहूँ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब आप करवा लें। हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे बच्चे की हार्ट बीट अगर ख़राब होना शुरू हो गई है, मेकोनियम आना शुरू हो गया है, खाली हार्ट बीट पे भी इतना हम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर साथ मेकोनियम भी और डिलीवरी में अभी टाइम पड़ा हुआ है, या बेबी का हेड पेल्विस में एंटर ही नहीं हो रहा, बहुत हाई अब पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की तरफ चला जाएगा, तो ऐसे सूरत हाल में हम लोग जो है वो सी सेक्शन का बता देते हैं पेशेंट को कि आपके बेटा चांसेस जो है ना वो उस तरफ को जा रहे हैं।
लेकिन पेशेंट उसमें हमारे साथ ऑन सेम पेज होता है। बहुत कम हुआ है कि किसी पेशेंट ने रेजिस्ट किया, चूँकि उन्हें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है। सो अगर हम काउंसलिंग करते रहे, मरीज़ को बताएं, तो फिर पेशेंट भी आपके साथ चलना शुरू होता है। अब जो तीसरा फैक्टर था ना इसमें, वो पेशेंट्स की तरफ से आता है। उसकी रीजंस क्या है कि जैसे अब आपका 40 वीक्स पूरे हो गए हैं तो लोग इंडक्शन को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने इंडक्शन नहीं लेनी है, हमें तो पता है इसके बाद तो होता है सी सेक्शन। और अगेन वो डिस्कशंस जो होती है ना आपस में कज़न्स की या फ्रेंड्स की या मीडिया के ऊपर कि इंडक्शन करते ही डॉक्टर सी सेक्शन के लिए हैं, वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो लोग इंडक्शन को रिफ्यूज़ करते हैं। दूसरा एक जो कॉमन जो मुझे इरिटेट करता है क्वेश्चन, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब अगर बता दें अगर आपने आखिर पे करना ही ऑपरेट है तो फिर अभी कर दें। अब ये देखें, मेरा जैसा बंदा तो उनको कह देगा देखो जब मैंने करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। मैं गारंटीड नहीं दे सकती, मैं कोई बंदा कोई डॉक्टर भी नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपको चांसेस बताते हैं कि अच्छा आपका 90% चांस है, 95% चांस है। अगर बच्चे की हार्ट बीट ठीक रहती है तो 100% चांस भी, लेकिन प्रोवाइडेड कि हार्ट बीट ठीक रहती है। जैसे अगर मेरा एक पेशेंट है, मुझे पता है वो 1 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, लेकिन उसके बेबी के हार्ट्स की डिप्स आना शुरू हो गई हैं और वो बहुत बुरी आना शुरू की, तो मुझे वो 5 मिनट में बच्चा निकालना है, मेरे पास कोई और मेथड नहीं है निकालने का। अगर मैं उसको डिले कर दूंगी तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। मैं उसको बच्चा जिंदा तो पकड़ा दूंगी पर बच्चा सारी उम्र के लिए हैंडीकैप हो जाता है। ठीक हो गया। सो ये डिसीजंस होते हैं जो पूरे टाइम पे लेते हैं। फिर एक होता है कि हमने कोशिश तो पूरी की है लेकिन समहाउ बेबी का हेड नहीं आया या मेल पोजिशनिंग थी, हेड लंबा होना शुरू हो गया, फंस गया और आखिर पे जाके हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये सारी अगर आप के रिलेटिव्स इस बात को एग्री करते हैं तो ही प्रोलॉन्ग ट्रायल्स और चीज़ें हम दे सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी फीमेल बॉडी वापस किस तरह जा रही होती है, मतलब उसके बाद की क्या केयर होती है? जैसे मैंने बात की ना कि पहले देखो प्रेगनेंसी में तो हर कोई बड़ा ख्याल कर रहा होता है, प्रेगनेंसी के बाद याद रखें ख़वातीन उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। ठीक है। ये जो छिले वाला टाइम होता है ना, इसमें एक तो मैं डाइटिंग को बहुत सख्ती से मना करती हूँ कि आपने डाइट नहीं करना है इस टाइम के ऊपर। यानी एकदम से आप अपने उन कपड़ों में वापस नहीं आओगे जो कि आप प्रेगनेंसी से पहले पहन रहे थे। जो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है ये जो आफ्टर डिलीवरी 40 डेज आफ्टर डिलीवरी वो समझते हैं कि फ़ौरन बेबी डिलीवर हुआ तो हमारा वज़न भी उतना ही हो जाएगा और हमारा वेट भी। वो ऐसा नहीं होता। स्किन स्ट्रेच हुई थी उसको वापस जाने में टाइम लगता है। इवन डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस एकदम से छोटा नहीं होता, उसमें ब्लड होता है और उसमें भी म्यूकस और बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो भी तकरीबन कह लें 10-12 दिन ले जाता है अपनी शेप में वापस जाने में। जो पहले 40 डेज़ होते हैं ना, मैक्सिमम चेंजेस इस वक्त आ रही होती हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वो मदर्स बनाती हैं पंजीरी एंड ऑल दैट, मैं कभी मना नहीं किया मैंने। हाँ बिल्कुल, उसमें जो लोग वेट कॉन्शियस हैं वो घी मत डालें, घी का इस्तेमाल कम कर लें। ऑल्दो कि घी मना नहीं है, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नट्स देने का है। नट्स बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और उनमें कह लें प्रोटीन्स भी बड़ी अच्छे वाले फैट्स भी हैं, तो अच्छी ग़िज़ा समझी जाती है। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट इस टाइम पर ज़रूर लें। तीसरा, एक ये जो मिथ है ना कि हम ये खाएंगे तो बच्चे का दूध ख़राब हो जाएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। दूध अपने हिसाब से बनना है, आपने अच्छी डाइट लेनी है, आपने मिल्क इंटेक भी करना है। चौथा, एक्सरसाइजेज हैं जो इमीडिएटली आप डिलीवरी स्टार्ट कर सकती हैं अपने आप को शेप में लेके आने के लिए। पांचवा, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, जितना अच्छा पानी का इस्तेमाल करेंगे फीड उतना अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और बाहर बहुत लोगों से मिलना जुलना और बाहर आने जाने को इसलिए भी हम कहते हैं, मना करते हैं कि एक तो वो टाइम माँ और बच्चे का आपस का होता है, सेकेंडली इन्फेक्शंस वो कैच ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्क पे चली जाती है, लाइक आपकी प्रेगनेंसी रिस्क पे चली जाती है? इसमें जो बेसिक एडवाइस है ना, जो मेरी डाइट ओवरऑल एडवाइस होती है कि जब हम बाहर का फूड उनको कहते हैं ना अवॉइड करने का, इवन वो जंक खाना चाहती हैं खा लें, पर वो साफ़ सुथरा घर बना लें। बाहर का फूड और ये जो इंस्टेंट नूडल्स हैं, ठीक है, पास्ता बेशक बनाएं वो खा लें, लेकिन जो इंस्टेंट नूडल इनको मैं सख्ती से मना कर देती हूँ। ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छी नहीं है, तो इसमें हो जाता है। दूसरा, अगर आपने फ्रूट्स यूज़ करने हैं, जूसेस की बजाय फ्रूट्स को प्रेफर करें, तो फाइबर आपके अंदर जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। सेकेंडली, आप जो फ्रूट यूज़ करें उसको वॉश बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि उसके थ्रू भी आपने अगर अच्छा वॉश नहीं किया ना तो उसके थ्रू भी एक बीमारी होती है जो कि बच्चे को डैमेज कर देती है, डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक हो गया। फिर तीसरी आपकी जो चीज़ होती है कि आप बाहर अगर जाके खाते ही हैं तो अनकुक्ड फूड मत लीजिए। ओके, ठीक है, अनकुक्ड फूड मत लीजिए। बाकी मेजॉरिटी फूड जो है आप इस्तेमाल अगर उसमें कर सकते हैं आप कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा आपका पार्ट था कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ आपको मॉनिटर करनी चाहिए अपनी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपकी ये कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और तीसरा एनीमिया,
ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड प्रेशर तो अमूमन लोग चेक करवाते रहते हैं, उसका तो पेशेंट को पता लग जाता है। लेकिन जो शुगर है वो साइलेंट किलर है, लोगों को पता नहीं चलता जब तक कि उनके टेस्ट नहीं करवाए जाते, तो वो हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंडली HB का पूरा होना, एनीमिया। अब जब HB उनका कम होता है, ना सिर्फ माँ को इफ़ेक्ट करता है, बच्चे की ग्रोथ को, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट को, हर चीज़ को वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो आयरन लेवल्स को पूरा रखना, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये हमारे ज़्यादा कॉमन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ट्राइमेस्टर में एक दफ़ा अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करा लें। अब आप सोचो कि एक लड़की जो डिलीवरी के लिए आई है, तो अगर उसका हीमोग्लोबिन है ही 7-8, अब डिलीवरी में कुछ तो लॉस होना ही होना है, तो वो एकदम से फिर हाई रिस्क कैटेगरी मतलब में आ जाती है अगर HB उसका कम है। तो हम कहते हैं कि आपका HB अराउंड 11.5, 11 to 11.5 होना चाहिए एट द टाइम, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन है, क्योंकि एनीमिक पेशेंट ब्लीड भी ज़्यादा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा वो कह लें कि अदर साइलेंट किलर है बेसिकली एनीमिया हमारे। चूँकि बाकी चीज़ें हो तो हेमरेज तो हो ही रहा है, हमारी कह लें ना कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो शरह अमवात है, अभी भी हम बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें, जैसे बलूचिस्तान का एरिया आता है जहाँ पे अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, वहाँ पे तो बहुत डेंजर अलार्मिंग हद तक हम हमारे लेवल से, और उसमें मेन किलर हेमरेज है। हेमरेज अभी भी टॉप किलर है, और ये प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल से मुराद है इससे बचा जा सकता है। अभी भी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो डिलीवरीज दाइयों के थ्रू ही करवाती हैं। तो दाइयों के पास तो ना तो इतनी मशीनरी है, ना कुछ और है, वो हाथ लगा के बता रही होती हैं तेनू दर्द आना ली है, तेनू नहीं आना ली। तो इसके बारे में क्या कहती हैं? इसमें तो खैर हम बात करें मिथ्स पे तो वो बहुत लंबी बातें हैं, और इवन आपको जो हॉस्पिटल में भी असिस्ट करवा रही होती है तो वो पार्ट टाइम दाई का काम कर रही होती है। देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो है ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट का। आप, हमारी इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है कि हम सारे पूरे पाकिस्तान में लोगों को डॉक्टर्स प्रोवाइड कर दें, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम लेडी हेल्थ विजिटर्स पे और ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स पर हम लोग जो है वो रिलाई करते हैं। ठीक है। अब दाइयाँ भी इतनी समझदार हो गई हैं कि अगर उन्हें पता चल गया है, वो भी अल्ट्रासाउंड्स करवाती हैं। हाँ, जब हम कहते हैं ना ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स, इनका हमें बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हम उन जगहों पे नहीं जाते जहाँ पर ये लोग जाते हैं। और लोग इनकी जितनी बात सुनते हैं, अगर दाई ने कह दिया ना तुम्हारा ऑपरेशन है, हम 10 दफ़ा कहेंगे ना तुम्हारी नॉर्मल हो जाएगी, वो नहीं मानेंगी। उनकी काउंसलिंग हमसे बहुत बेहतर है, उनके पास टाइम भी है, प्लस वो उनसे मिलना जुलना होता है, उनका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर के पास, जैसे अब आप मेरे पास एक रिमोट एरिया से पेशेंट उठ के आएगा ना, उससे मेरी आधी बात तो समझ ही नहीं आएगी। बिल्कुल वो एकदम से, एक तो हॉस्पिटल देख के परेशान हो जाता है, वो उसके लिए एलियन जगह है। वो कमरे, वो लोग, फिर हम उसकी जब डिजीज डिस्कस करते हैं उसको लगता है मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होता। फिर डॉक्टर्स का बिहेवियर, मैं बिल्कुल रूड बिहेवियर को नहीं करती, चाहे वो डॉक्टर की तरफ से आए, नर्स की तरफ से। जब मरीज़ आपके पास आ गया है ना, तो वो आपका है। आप मॉर्निंग में जाओ ना, तो मुझे नज़र आते हैं लोगों ने पूरे हुलिये, इतने इतने बड़े बैग्स उठाए, बच्चे उठाए हुए, वो हॉस्पिटल आते हैं। अगर आपका डॉक्टर उनसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, वो इतना अपना दिहाड़ी छोड़ के आए, खर्चा करके आए, आप डॉक्टर रूड बिहेवियर करेगा तो क्या वो दोबारा आएंगे आपके पास? वो नहीं आएंगे ना। फिर वो उसी हकीम के पास या उसी कह लें कि अनट्रेंड बंदे के पास चले जाएंगे जो उनको नुकसान देगा। तो दाई और LHVs का बहुत बड़ा रोल है, प्रोवाइडेड कि दे आर सेफ़, दे आर ट्रेंड, जो कि गवर्नमेंट कर रही है, और हर दफ़ा ये LHVs को ट्रेन कर रहे हैं, और जो कि ये घरों घरों में पहुंचते हैं, ये हाई रिस्क केसेस वहाँ से उठा लेते हैं और ये हम पर रेफ़र कर देते हैं। ठीक है। और ये बड़े अच्छे हैं, ये अल्ट्रासाउंड करा के ब्रीच का भी पता करा लेती हैं, बच्चा उल्टा है, आवल नीचे है, तुम्हारा बच्चा नॉर्मल नहीं होना, पेशेंट रेफ़र भी कर देती हैं। ख़तरा वहाँ होता है जहाँ ये अनट्रेंड दाई, मैंने दाई को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं ये तो हमारे लिए लाइफ सेवर्स हैं, हमारा बर्डन बहुत कम कर दिया इन लोगों ने। लेकिन चूँकि हम अभी भी 60% लोग हैं जो किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाकर डिलीवर होती हैं, 40% तो पता ही नहीं किधर डिलीवर होती हैं, घर पर हो रही है, अनट्रेंड लोगों के हाथ है। कॉम्प्लिकेशंस हम वहाँ फेस करते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, अभी मैं बल्कि सबसे पहले वो केस डिस्कस करी थी तो मुझे कह रही थी इंटरेस्टिंग केस बताएं जो सबसे मुश्किल केस हो। मुश्किल केसेस तो हमने बहुत किए, लेकिन जो कभी ना भूलने वाले केसेस होते हैं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 1 होता है, 1 से कम होता है, 2 होता है, 3 होता है। ठीक है। तो इतना ब्लीड करके आते हैं, वो मिसमैनेज केसेस होते हैं, उनसे आपने बचना है। ठीक है। तो अगर आप किसी LHV के पास भी जा रहे हैं तो ये आप देखें कि वो कितनी ट्रेंड है, और वो आपको क्या प्रॉपर अल्ट्रासाउंड तो देखें, जगह जगह अवेलेबल है ना, और अल्ट्रासाउंड में बहुत, और ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है, तो ये बेसिक टेस्ट करवाएं। तो बेशक आप किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में, आप BHU में डिलीवर हो रहे हैं, कहीं भी डिलीवर हो रहे हैं, पर आपके पास बेसिक एक फैसिलिटी या एक ट्रेंड
बंदा आपके अराउंड होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और किन एक्सरसाइज को अवॉइड करना ये चाहिए? तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के ऊपर। अच्छा, मज़े की बात ये कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज का कोई रिवाज नहीं है। हमारी लड़कियाँ एक्सरसाइज नहीं करती। द मोमेंट उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो मुझसे सवाल करती है, डॉक्टर साइमा हम एक्सरसाइज शुरू कर दें? अब उसका क्या आंसर होना चाहिए? उसका आंसर ये होता है कि बेटा अगर आपकी बॉडी यानी यूज्ड टू है टू एन एक्सरसाइज तो आप स्टार्ट कर दो। अगर आपने एक एक्सरसाइज की ही नहीं है कभी, प्रेगनेंसी ये टाइम नहीं है कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक एक्सरसाइज करते हो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हमें अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको ख्याल आ रहा है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा रखना चाह रहे हो कि आप नॉर्मल डिलीवरी को अचीव कर लो, तो वॉक सबसे सेफ है। आप वॉक करें, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं जो आप इवन विदाउट कह लें कि किसी गाइडेंस के आप कर सकते हैं। बाकी अगर एक्सरसाइजेज करनी है तो आपको उसकी गाइडेंस रिक्वायर्ड है। और जंपिंग वाली जिसमें उछल कूद है, बहुत एक्सर्शन है, वेट वाली एक्सरसाइज वो नहीं करनी है। आपने देखा बाहर वो मैराथन में भी वो प्रेग्नेंट औरतें भाग रही होती हैं, उनकी देखा कभी वो वेट लिफ्ट भी कर रही होती हैं, वो बॉडी यूज्ड टू होती है। हाँ, वहाँ पे रूटीन में जिम किया जाता है, रूटीन में तो वो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कंटिन्यू करते हैं। अब हम वो यूट्यूब से वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन हम उसको यूज्ड टू नहीं है। अच्छा, आप बेड रेस्ट को कितना रेकमेंड करती हैं? बेड रेस्ट बहुत स्पेसिफिक केसेस में रिकमेंड किया जाता है और वो सिर्फ वो होती हैं जिनका आवल नीचे होता है, प्लेसेंटा प्रीविया, जिनमें ऑलरेडी ब्लीडिंग का मसला चल रहा होता है, जिनके ऑलरेडी मिसकैरेजेस होते हैं, बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि बहुत अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर वगैरह चल रहा है, या हमें लगता है कि वक्त से पहले डिलीवरी हो जाएगी, थ्रेटेंड टाइप के जो मिसकैरेज या प्रीटर्म लेबर वाले, सिर्फ उनके अंदर। अदरवाइज़ एक प्रेगनेंसी है उसको अगेन उसको बीमारी नहीं समझना चाहिए। केयर अपनी ज़रूर करनी है, आपने कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है, पर बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें भी एक मज़े की बात बताऊँ, जब पेशेंट्स ने मेरे पास आना होता है ना, तो पहले मुझे मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साइमा आपने मेरे घर वालों को ये बात कहनी है कि इससे काम बिल्कुल मत करवाइए, ये बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहे, और इसको आपने कोई वो जो ड्रामे में कहा जाता है ना डायलॉग कि आपने इसको टेंशन कोई नहीं देनी है। तो ये वाली लोग बातें सुनना चाह रहे होते हैं, तो टेंशन तो एक्चुअली नहीं देनी है आपने। लेकिन ये कि बेड रेस्ट में लड़कियों को कहती हूँ कि अगर आप ये देखो अभी बेड रेस्ट पे रहोगे ना थ्रू आउट, फिर बाद में जब आपने कहना है ना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, एक तो वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेट भी आपने कंट्रोल में रखना होता है, बहुत वेट गेन नहीं, तो बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे चल जाए, अनलेस कि आपको डॉक्टर ने किसी मेडिकल रीजंस पे कहा है बेड रेस्ट करने को। काफ़ी औरतें नहीं फीड करवाना चाहती, इसका बच्चे को और मदर को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जो ब्रेस्ट फीड है ना उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी हम ये कह ही नहीं सकते माँ को कि आपने ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। उसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 3 घंटे का भी प्रोग्राम कर दूँ ना, वो भी थोड़ा। अब देखें, WHO हमें फ़ंड कर रहा है, यूनिसेफ हमें फ़ंड कर, हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इतनी सपोर्ट मिलती है फैमिली की, बाहर से आके लोग फ़ंड करें कि लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ दी है। हमारे वो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो पहले मिथ्स हैं, मिथ्स क्या क्या होती हैं कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराओगे तो आपका फिगर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। सेकेंडली, आपको लोगों को होता है कि अच्छा ईजी, औरत है बेचारी बहुत कामों में बिजी है, उसने घर का भी काम करना है, उसने खाना भी बनाना है, बच्चा भी संभालना है। ब्रेस्ट फीड तो बच्चा बाज़ वक्त घंटा ले जाता है। अब जिस माँ को घंटा बैठना पड़ता है उसको मुश्किल लगता है, फीडर बना के देना 5 मिनट का काम है। तीसरा, जिन पेशेंट्स का सिजेरियन हुआ होता है उन्हें शुरू में ही बॉटल फीड पे लगा दिया जाता है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट है ना कि माँ और बच्चे को मैक्सिमम टाइम दिया जाए, इवन मिलना जुलना, ये रिश्तेदारियाँ, ये सब कुछ चलता रहता है, यानी माँ और बच्चे को इकट्ठा टाइम देना बहुत ज़रूरी है और उसमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर लोगों का ये होता है कि हमें तो आती नहीं है, हमारा तो ब्रेस्ट मिल्क आता ही नहीं है। ठीक है, वो भी गलत कॉन्सेप्ट है। उसके बारे में भी आप वीडियोस देखें तो ब्रेस्ट मसाज अवेलेबल है, हर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मौजूद है। लोग पानी पीना औरतों को बंद करवा देते हैं डिलीवरी के बाद कि तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा, पानी कम पियो। पानी का इंटेक बढ़ाना होता है, आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा पीना होता है, अच्छी डाइट लेनी होती है। देखें, जो ब्रेस्ट है ना उसको समझ लें इट्स अ फैक्ट्री कि जो दूध प्रोड्यूस कर रही है। अब अगर आप उसको अच्छे इंग्रेडिएंट्स देंगे तो अच्छा प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल। ये नहीं होता कि आपने दही खाया तो ब्रेस्ट मिल्क में दही आ जाएगा, ये भी बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि मैंने चूँकि दही खाया था
तो इसकी वजह से बच्चे का गला ख़राब हो गया। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो चीज़ ब्रेस्ट मिल्क में जाती है वो मेडिसिन है, क्योंकि वो एज इट इज़ हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो वो ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंच जाती हैं। लेकिन हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेक होकर प्रोटीन्स, कार्ब्स की फॉर्म में, फैट्स या विटामिन्स की फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है और ब्रेस्ट तक भी वही चीज़ पहुंचती है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है। तो ये जो मदर्स अक्सर कहती हैं मैंने ये खाया था ना, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गया, मैंने ये खाया था, मुझे ये बच्चे को, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली वो फीड को बहुत मिक्स कर रही होती हैं, वो थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड कराती हैं, फिर बॉटल फीड दे देती हैं, बच्चे को सही तरह से बर्प नहीं दिलवाया जाता। कॉलिक बच्चे को तब होती है, ठीक है। और इन्फेक्शंस होने की वजह से, रंग बिरंगे हाथों में जाने की वजह से, या अगर माँ को इन्फेक्शन है तो वो बच्चे तक चली जाती है। तो मास्क इस्तेमाल कीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग मत रोकिए। ऐसी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ बहुत चंद है, जैसे एक्टिव टीबी है या एड्स है, ऐसी उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप थोड़े अरसे के लिए रोकें और जब आपको मेडिसिन स्टार्ट हो जाए तो आप उसको करवा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग पर बाहर जो वेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो है इस पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और माँ को जो बहुत बड़ा फ़ायदा ब्रेस्ट फीडिंग का है ना, ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन है। ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाता है उस माँ में जिसने बच्चे को फीड कराया होता है। अगर बच्चे में फ़ायदे की बात करें तो बच्चे में एलर्जीज नहीं होती हैं, बच्चे का पेट ख़राब नहीं होता है, बच्चे की इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कान की इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें में कम हो जाती हैं। तो मैंने कहा ना, अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो बेशुमार, कोई कंपैरिजन नहीं है। माँ का फीड तो देखिए स्टार्टिंग में डिफरेंट होता है, एंडिंग के टाइम डिफरेंट होता है। यानी एक फीड में ही माँ के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। अगर उसको बच्चे की रिक्वायरमेंट पानी की है तो वो ज़्यादा, जैसे समर्स है तो वो लिक्विड में ज़्यादा आएगा, तो उसके साथ किसी एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स फीड करवा रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन भी काफ़ी हद तक हो जाती है। तो इवन आपको ये भी 2 साल तक जो ब्रेस्ट फीडिंग का कहा गया है, ऑल्दो कि आप 100% सेव नहीं होते, लेकिन आप कंसीव करने के चांसेस भी आपके कम होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। 2 बेबीज़ हो गए, आपके 3rd बेबी के टाइम पे फादर को कोई डायबिटीज़ हो गई या कोई इस तरह की डिजीज़ हो गई है, तो उस टाइम पे क्या प्रेगनेंसी कर लेना चाहिए? मतलब इस चीज़ का ये तो नहीं होता कि बच्चे में चांसेस बढ़ जाते हैं? अच्छा, फादर की डायबिटीज़ से बच्चे को कोई रिस्क नहीं आता, ठीक है। हाँ, अगर वो जेनेटिकली, यानी कह लें ना कि जैसे फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चे में भी चली जाएगी, वो वाली बात होती है। अगर फादर की डायबिटीज़ होने की वजह से सीमन एनालिसिस को फ़र्क पड़ गया है तो हाँ, प्रेगनेंसी होना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज फादर की डायबिटीज़ की वजह से बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रेगनेंसी अगर होगी है तो वो ठीक रहेगी। तो वो उनका अपना आपस में है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अगर मदर में डायबिटीज़ हो गई है तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मदर की जो डायबिटीज़ है, इस पर तो बल्कि एक अलग बिल्कुल बड़ा प्रोग्राम किया जा सकता है कि मदर की डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। अगर वो डायबिटिक है तो उसे क्या प्रिकॉशंस लेनी है। 18 बहुत सुना जाता है कि भी इस लड़की को 18 है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती या ये कभी पूरी उम्र माँ नहीं बन सकती। उनको बेचारों को सोशली भी वो साइड पे कर देते हैं ना कि 18 को क्या ये मिथ है, ये रियलिटी है? 18 वाली को तो लोग अपने फंक्शंस में भी नहीं बुला रहे होते कि ये इसका कहीं साया ना पड़ जाए हमारी बहू के ऊपर। तो 18 जो है ना वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। 18 का वर्ड मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओह रियली? हमारी किताबों में 18 नहीं था। 18 का हमें पता तब चला जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब मेरा हाउस जॉब था तो मेरे पास वो पेशेंट आके उसने कहा कि मुझे 18 है, मेरे बच्चे नहीं बचते। यानी जिनके बच्चों की डेथ्स हो जाती है वो कहते हैं इसको 18 है, जिनका मिसकैरेजेस हो जाता है उनको कहते हैं 18 है, जबकि इनके अपने इंडिपेंडेंट रीजंस हैं। बच्चे की डेथ होने के अपने रीज़न हैं। हो सकता है उसको शुगर हो जाती हो सकता है उसके क्लॉट आ जाता हो, ब्लड थिक हो उसका, हो सकता है बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम इस मिसकैरेजेस के लिए भी यही कुछ है। हो सकता है कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही हो। लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि शायद औरत में ही ऐसी कोई ख़राबी है कि इसके बच्चे नहीं बचते। यानी वो कहते हैं जी इसके तो बच्चे नहीं बचते, इसको 18 है। इवन अभी भी ये कॉन्सेप्ट है और हम इसको बड़ा क्लियर करते हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही वो अछूत होती है, ना ही उससे डिजीज़ दूसरे को लग जाती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि ये जी फौतगी वाला घर है, यहाँ ना जाओ, ये असर पड़ जाएगा, या इस औरत के बच्चे नहीं बचते, इसके उसमें तुम अपनी प्रेग्नेंट बच्ची को मत बिठाओ। अच्छा, ये भी होता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये भी होता है कि अगर किसी और के घर में चला हो तो बहुत सारी लेडीज उधर नहीं जा रही होती, नहीं भी उधर अभी नहीं जाना, 40 डेज के बाद जाएंगे। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या रियलिटी है? मिसकंसेप्शंस ही है ना। लेकिन चेले वाली बात को तो मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है। देखें जो वो उस टाइम पे तो आपकी मेहमानदारी कम हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। जो मैंने पहले बात की कि
माँ और बच्चे को टाइम दे। अगर हर वक्त गेस्ट आ रहे हैं तो माँ ब्रेस्ट फीड कैसे करवाएगी, वो कैसे वो घंटे देगी बच्चे को जो कि उस वक्त ज़रूरत है। सो वो शायद कॉन्सेप्ट और सेंस में अच्छा है कि आप इन्फेक्शन नहीं लेके जाते किसी के घर में, या फिर जो है माँ और बच्चे को टाइम मिल जाता है। अदरवाइज बाकी कोई रियलिटी नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। देखिए सब कुछ खुदा की तरफ से होता है। हमारा ये एज अ मुस्लिम तो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो प्रॉब्लम आती है वो भी अल्लाह की तरफ से है, और जो अच्छी चीज़ होती है वो भी अल्लाह की तरफ से। तो किसी का साया पड़ जाने से या कुछ होने से ऐसी चीज़ों को हम नहीं मानते, ना ही मेडिकल। हमारे पास देखें जब इधर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं ना, उसी बेड पे एक बच्चा लाइफ बेबी प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसी पे साथ वो होता है जिसका बच्चे की डेथ होती है, वो दोनों साथ साथ लेटे होते हैं और उनको आपस में एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। सो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और हमारे इंडिया पाकिस्तान में कह लें कि एक लिस्ट ऑफ मिसकंसेप्शंस और मिथ्स है। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। प्रेगनेंसीज, मिसकैरेजेस, अबॉर्शन या किसी भी किस्म की और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।